हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा रहा है, किस प्रकार से करों को वसूला जा रहा है लोगों के ऊपर, किस प्रकार से राजा अपने ऑर्डर्स, अपने आदेशों को डाल रहा है, उनके ऊपर किस प्रकार के आदेश लगाए जा रहे हैं और कौन इन आदेशों को मनवा रहा है, वो सभी हम देखेंगे इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हमारे मौर्य साम्राज्य का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो कहाँ कहाँ तक फैला था। तो साउथ इंडिया, जो कि हमारा दक्षिणी भारत है, वहां पे कुछ ऐसे हिस्से थे, जो ये छोटा सा एक हिस्सा है, वहां पे हमारा मौर्य साम्राज्य नहीं था, ये वाले इस हिस्से में। और हमारे पाकिस्तान और थोड़ा बहुत ईरान वगैरह के पास से हमारे ये मौर्य साम्राज्य गुजर रहा था, और इतना बड़ा एरिया था हमारे मौर्य साम्राज्य का। बात करें तो इसकी राजधानियों की, तो तक्षशिला आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि ये उत्तरी पश्चिम भारत और मध्य एशिया के बीच का रास्ता था। तो यहीं से व्यापारी आया जाया करते थे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वहीं उज्जैन की बात करें तो उज्जैन कुछ यहाँ पे है हमारे मध्य भारत के समीप, और यहाँ से हमारे उत्तर से दक्षिण में और पश्चिम से पूरब में लोग आवाजाही कर सकते थे, और इसी वजह से यहाँ पे भी अच्छा एक व्यापारिक केंद्र था। पाटलिपुत्र आपको यहाँ दिख जाएगा, जो कि बिहार के अंदर स्थित है। तो ये 3 राजधानियां थी हमारे मौर्य साम्राज्य के अंदर। अब इतने बड़े एरिया में आप समझ सकते हो कि अलग अलग बोली, वेशभूषा और तो और अलग अलग खान पान के लोग विराजमान थे, रहा करते थे। तो उनके लिए अलग प्रशासन भी होना चाहिए। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर ऐसा ही था। जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, वो हर राज्य के लिए अलग अलग प्रशासन व्यवस्था रखते थे। आइए चलिए समझते हैं इन्हीं प्रशासन व्यवस्था को हमारे इस मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के अंदर। यहाँ हम समझेंगे कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। तो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं इस पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पे, तो राजा का अगर पूरा कंट्रोल है, तो ये लोग पहली बात तो सुरक्षित हैं किसी भी खतरे से, चाहे वो बाहरी खतरा हो या फिर इस साम्राज्य के अंदर का खतरा हो, चाहे वो चोर लुटेरे हो या फिर बाहर के कोई अपोजिट सेना या फिर बाहर के कोई अपोजिट सम्राट का खतरा हो। तो ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। लेकिन सुरक्षा एक और चीज को बयां करती है, वो क्या है? कर। तो इन्हें कर देना पड़ता था सीधे तौर पे, और जो राजा थे, हमारे सम्राट जो थे, इन करों को अधिकारियों द्वारा इकट्ठा करवाया करते थे, अधिकारियों को नियुक्त किया करते थे, और ये अधिकारी करों को इकट्ठा करते थे। और तो और जो राजा, ये जो अधिकारी थे, ये राजा के आदेशों का पालन करवाया करते थे। जो भी राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, यानी कि कैश में सैलरी मिल रही है इन्हें। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और हमारे इस साम्राज्य के अंदर संदेशवाहक भी हुआ करते थे, मैसेंजर जिसे इंग्लिश में आप कहते हो। तो ये जो संदेशवाहक है, वो क्यों घूम रहे होंगे? वो राजा के जितने भी आदेश हैं, नियम कानून हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके देते थे। अब उस वक्त टीवी, मोबाइल फोन, ये सब तो होता नहीं था। तो सम्राट क्या करते थे? अपने साम्राज्य के अंदर संदेशवाहकों को भेजा करते थे अपने आदेशों के साथ। साथ ही साथ राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे, यानी राजा जो है वो जासूसों को भी हायर कर रहा है, जासूसों को भी नियुक्त कर रहा है, ताकि ये जासूस क्या कर सके, जो भी अधिकारी कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ करप्शन में संलग्न है या फिर कुछ ऐसे तख्ता पलट कर सोच रहा है, तो उसी वक्त राजा उसे रोक सके और उसको सजा दे सके। तो ये जो हमारे सम्राट होने वाले हैं यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंदर, वो जासूसों को, संदेशवाहकों को और अधिकारियों को नियुक्त करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था। अब ये जो लोग हैं, संदेशवाहक, जासूस और अधिकारी, इनके ऊपर सम्राट थे, जो राज परिवार एवं
वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि राज परिवार के लोग भी कुछ ना कुछ काम करते थे इन लोगों को नियंत्रित रखने के लिए। और कुछ वरिष्ठ मंत्री भी हुआ करते थे जो समय समय पर राजा की मदद करते थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाकी के प्रांतीय राजधानियों के बारे में जो कि तक्षशिला और उज्जैन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। अब क्योंकि ये प्रादेशिक केंद्र है, प्रादेशिक केंद्र यानी व्यापारिक केंद्र, प्रदेश है, यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। एक प्रादेशिक क्षेत्र से दूसरे प्रादेशिक केंद्र तक जाने के लिए एक बड़ा सा विस्तृत इलाका हुआ करता था, और इन इलाकों में जो जनसंख्या थी वो थोड़ी कम थी, आबादी कम थी, और यहाँ पे इन इलाकों के अंदर आपको ज्यादा यातायात के मार्ग दिखेंगे, चाहे वो नदियां हो या फिर साधारण सड़कें हो। तो यहाँ पे हमारे राजा ज्यादा क्या करते थे, इन मार्गों पे अपना शासन रखते थे, अपना नियंत्रण रखते थे, और यहाँ से वो संसाधन कर व भेंट के रूप में मिलते थे। तो यहाँ ये जो मार्ग है वहां से वो संसाधनों को लिया करते थे, लोगों के ऊपर कर नहीं लगाते थे, वो यहाँ के मार्ग के ऊपर अपने सिपाहियों को नियुक्त करते थे। वो सिपाही यहाँ पे आ जा रहे लोगों की रक्षा करते थे और बदले में कर और भेंट के रूप में संसाधन यहाँ से इकट्ठा करते थे। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में लिखा था उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तो आप समझ पा रहे हो किस प्रकार के व्यापार हो रहे हैं। उत्तर पश्चिम से कंबल आ रहे हैं, उत्तर पश्चिम ठंडा इलाका है, वहां से अच्छे अच्छे कंबल यहाँ पे क्या होंगे, व्यापारी लेके आएंगे और तो और बाकी के इलाकों में भी इन्हीं का व्यापार चलेगा। और जो हमारा दक्षिण भारत है वहां से कीमती पत्थर हमारे साम्राज्य को मिल रहे हैं, और तो और सोना भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा था। अब क्या है, ये सभी लोगों को हमने देख लिया, ये सभी इलाकों को हमने देख लिया, चाहे वो प्रादेशिक केंद्र हो या फिर हमारी राजधानी के आसपास के इलाके या फिर उन प्रदेशों के बीच के विस्तृत इलाके। हमने किसको भी नहीं देखा है, हमने जंगल को नहीं देखा। जंगल में भी इस वक्त लोग रह रहे थे। हमने देखा था ना कि अतीत में हर कोई एक साथ आगे नहीं बढ़ा था, कुछ अभी भी अतीत के पन्नों में सिमटे हुए थे, कुछ अभी ऐसे लोग भी थे जो अभी भी आखेटक संग्राहक थे। तो इनके ऊपर किस प्रकार का नियंत्रण था राजा का, वो समझते हैं। तो अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। तो ये जो लोग हैं हमारे आखेटक संग्राहक, वे स्वतंत्र थे, लेकिन उनको भी कुछ ऐसे कर थे या फिर यूं कह लीजिए भेंट देने पड़ते थे अगर उनसे कोई पदाधिकारी मौर्य समाज का, मौर्य सम्राट का कुछ चीज आके मांगे। और वो चीजें क्या होती थी, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी हमारी जंगली उत्पाद। तो जंगल के अंदर ये चीजें आपको आसानी से मिल जाती है, और जब भी हमारे मौर्य पदाधिकारियों को इनकी जरूरत पड़ती थी तो ये जंगल के लोगों के पास, जंगल के निवासियों के पास जाते थे और वो इन्हें लाकर ये चीजें देते थे। तो वो स्वतंत्र थे, लेकिन जब पदाधिकारियों को जरूरत पड़ती थी तो उन्हें ये चीजें देनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कर जो है वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जा रहा है, और ये जो कर है वो आपको देखने को मिलेगा कि टाइम टू टाइम कलेक्ट हो रहा है। जिसने नहीं दिया उसको क्या मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको क्या मिलने वाला है, सजा मिलने वाली है। हमने देखा कि हमारे जो राजा है, हमारे जो सम्राट है, उन्होंने क्या कर रखा है, अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है और उनको आदेश दे रखा है कि आप उन्हें क्या करोगे, जो भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसको पनिश करोगे। तो कर टाइम टू टाइम इकट्ठा होगा, लेकिन नजराने जिसे हम भेंट के रूप में जानते हैं वो अनियमित रूप से मिलते थे, और जब भी लोगों का मन करता था तब वो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि जब आपका मन है तब आप ये नजराने अपने सम्राट को दोगे। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो ये जो नजराने, ये जो भेंट है वो अलग अलग तरीके की चीजें हुआ करती थी, विविध पदार्थ हुआ करते थे जो कि वो लोग लेके देते थे जिनका खुद से मन करता था, जो देने में सक्षम थे, जो कि आसानी से दे सकते थे, जो खुशी खुशी दे रहे हैं उनसे लिया जाता था। आगे देखिए, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे।
तो हमारे जो मेगास्थनीज थे वो एक राजदूत थे जो कि सेल्कस निकेटर के यहाँ से आए थे। सेल्कस निकेटर एक क्या था, राजा था, यूनान का राजा था, और उसने अपना क्या भेजा था, राजदूत इंडिया के अंदर भेजा था। इस मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ये हिंदी में तो मुझे कुछ मुझे समझ में नहीं आया, शायद ऐसे लिखते हैं, प्लीज हिंदी में आप कमेंट करके बताओ कैसे लिखते हैं इंडिका को। इंडिका कुछ इस प्रकार से लिखा गया था, उसने लिखा था, तो इंडिका इसने लिखी थी और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें इसने बताई थी। और इसके साथ फिर हम क्या देखा, हमने देखा कि प्रशासन किस प्रकार से हो रहा है, और इसने भी प्रशासन के बारे में बहुत लिखा था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंदर, क्योंकि चंद्रगुप्त के टाइम का इंसान था। तो ये आया, देखा कि अरे वाह चंद्रगुप्त इस प्रकार से प्रशासन कर रहे, तो उसने अपनी किताब लिखी जिसमें पूरे प्रशासन के बारे में लिखा था। तो हमने क्या देखा, हमने लोगों को देखा कि किस प्रकार से वो लोग कर दे रहे हैं, किस प्रकार से नजरानों को दिया जा रहा है, किन किन इलाकों पे किस प्रकार के करों को लगाया जा रहा है। अब क्या करते हैं, हमने जब प्रशासन देख लिया तो अब अशोक को समझते हैं कि अशोक कौन थे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और देखते हैं हमारे अशोक को। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye.